पाठशाला टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर युवा के लिए ज़रूरी होता है। हर नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक इसकी ज़रूरत सबको है। लेकिन आज हम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है, वेद कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ एजुकेशन पर बात करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर PM त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। सर, पाठशाला टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है और युवा आज के टाइम पर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि 12th के बाद उन्हें किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई करनी चाहिए, किस फील्ड की पढ़ाई करनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो उसके पीछे 2-3 बातें आपको समझनी होंगी कि इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आमतौर पर हम लोग के यहाँ जो ज़्यादा लोकप्रिय विकल्प हैं उसमें डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरीके के कोर्सेज़ हैं, आजकल क्लैट और 5 ईयर लॉ कोर्स। लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस बच्चे के ऊपर कि उसकी अपनी अभिरुचि क्या है, सोच क्या है, भविष्य को लेकर के उसने क्या अपने लिए करियर के बारे में तय कर रखा है। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चे को सही मार्गदर्शन या जानकारी नहीं होती तो वो तय भी नहीं कर पाता कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंटर के बाद 10+2 के बाद एक करियर काउंसलिंग का सेशन ज़रूर होना चाहिए हर इंटरमीडिएट स्कूल के कॉलेज के लेवल पर, ताकि बच्चा अगर खुद से पहले से तय करके बैठा है या जानता है कि उसको क्या करना है तो उस दिशा में आगे बढ़े, और अगर उसको खुद नहीं पता है कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो उसको काउंसलिंग के ज़रिए कुछ मार्गदर्शन दिया जाए और उसको बताया जाए कि उसकी अभिरुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, पृष्ठभूमि के अनुसार, उसकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार क्या क्या बेहतर विकल्प उसके भविष्य के लिए हो सकते हैं। सर, सबसे छोटी इकाई क्या है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, कहाँ से हम बढ़ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी है 21 ईयर्स एंड ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। लेकिन जिस तरीके का सिलेबस है, जितना बड़ा है, जितनी उसमें व्यापकता है, और प्री और मेंस का जो अगर सिलेबस आप देखें तो उसको तैयार करने के लिए ही कम से कम 1.5 से 2 साल का समय चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब आप 10+2 इंटरमीडिएट कर लें तो इंटरमीडिएट के बाद ही आपको सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप जितना जल्दी अपने सिविल सेवा की तैयारी इंटरमीडिएट के बाद शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सिविल सेवा में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जो आपका होम एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन में है, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वो करते करते ही आप सिविल सेवा की तैयारी भी शुरू कर दें तो एक तो आपके ऊपर ग्रेजुएशन के बाद अचानक से सिविल सेवा की पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आप 2 से 3 साल में अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तीसरा, आपको अपने होम एग्जामिनेशन में भी मदद मिलेगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। और वो समय जो ग्रेजुएशन के बाद आप देते हैं तो उसमें 2 साल 3 साल और गुजर जाता है, फिर आमतौर पर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो दबाव बढ़ने लगता है। आपके जो संग साथ के लोग होते हैं वो कहीं दूसरे रोज़गार, व्यापार, कारोबार या नौकरी में चले जाते हैं। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं अब क्या करें, धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो जोखिम बढ़ता चला जाता है। तो सबसे बेहतर समय है 10+2 इंटरमीडिएट के बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने का। सर, जैसा कि हमें क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पता है कि वेद कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत हाई लेवल के इंस्टीट्यूट है, तो किन किन परीक्षाओं की सर तैयारी कराते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर सिविल सेवा और न्यायिक सेवा की तैयारी कराते हैं, जिनको आमतौर पर बोलचाल की भाषा में IAS, PCS और PCSJ कहते हैं। यानी कि IAS मतलब UPSC की तैयारी, PCS मतलब जो लोक सेवा आयोग राज्य सरकार में होता है, राज्यों में होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जुडिशियल सर्विसेज जो सिविल जज लोअर डिवीज़न या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिनको पहले कहते थे, उनकी तैयारी कराते हैं।
जैसा कि जहाँ तक मैं जानती हूँ तो जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपके जो पिताजी हों या फिर जो भी आपके रिलेटिव हों, बहुत हाई लेवल पोस्ट पर रहे हैं, तो जज से रिलेटेड जो जानकारी है वो मुझे पता है कि बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ से मिलती है। तो आसान तरीका क्या है कि अगर बच्चा जज बनना चाह रहा है, उसका आसान तरीका सर? नहीं, जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई आसान तरीका, कोई गुरु मंत्र, कोई सक्सेस फार्मूला नहीं है। एक ही सक्सेस फार्मूला है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, और वो फार्मूला है, वो सूत्र है, गुरु मंत्र है, जो भी आप नाम देना चाहें, कठोर परिश्रम, तपस्या, पुरुषार्थ। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसके लिए 2 से 3 वर्ष का समय न्यूनतम लगेगा ही लगेगा। क्लासेस जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके अलावा आपको कम से कम 6 से 7 घंटे अपने स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी के लिए निकालना चाहिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाल करके, अनसॉल्व पेपर लेकर के उनको सॉल्व करना चाहिए। अपने सब्जेक्ट के दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ उनका मूल्यांकन कराना चाहिए। पिछले सालों में पूछे गए PYQs और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, और कम से कम 100 पन्ना रोज़ पढ़ने और 25 पन्ना रोज़ लिखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में आपकी राइटिंग स्किल्स, लेखन का जो कौशल है, ये बहुत मायने रखता है। सर, कोई साइंटिफिक रीज़न होता है क्या? क्योंकि ज़्यादातर बोला जाता है छोटे क्लास से लेकर हाई क्लास तक कि आप लिखें ज़रूर जो भी पढ़ें, क्या साइंटिफिक रीज़न कोई सर? बिल्कुल है साइंटिफिक रीज़न। जब आप लिखते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं, तो आपका माइंड, बॉडी, हैंड, स्पिरिट, इनका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो जब आप लिखते हैं तो आपको याद भी होता है, और कई बार लिखते रहने से हमको चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में कहीं गहरे स्थायी तौर पर हमारी स्मृति में चली जाती हैं। तो एक तो याद होता है, दूसरा हमारे हैंड, माइंड, बॉडी का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनता है, तीसरा जो मेन एग्जामिनेशन है, जहाँ पर आपको समय सीमा, शब्द सीमा में अपनी बात पूरी कह देनी है, उसका अभ्यास हो जाता है, और चौथा सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और सफलता की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। आपने इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ओपन करके रखा है, यहाँ पर लाखों स्टूडेंट आकर पढ़ चुके हैं। सर, मोटिव क्या था आपका फ्यूचर में करना यही चीज़ सर? नहीं, इसको मैं नियत या प्रारब्ध मानूंगा। मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में टीचिंग या मेंटरिंग का काम करूंगा। मैं संयोग और परिस्थितिवश यहाँ आ गया। मैंने अपने करियर की शुरुआत तो इंटरमीडिएट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से की थी, जहाँ मेरे फादर जुडिशल सर्विस में जज थे, लेकिन उनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई, तो मैं मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा के आधार पर हाई कोर्ट में इलाहाबाद में नौकरी मिली। और वो भी तय नहीं था, वो भी प्रारब्ध और नियति ने अचानक कुछ ऐसा, हमारे परिवार में दुर्घटना हुई, पिताजी की मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई, और उस दुख और दुर्घटना के कारण मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन साथ साथ करते हुए मैंने बाद में UPPCS और सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया, फिर मैं फ़ौज में कमीशन्ड ऑफिसर हुआ। तो ये सब सर, मतलब फ़ौज में भी आप देश सेवा कर चुके हैं सर? और फिर मैं 1998 में मैं यहाँ वैद ICS से जुड़ा, और उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टर, ओनर, टीचर, मेंटर, और अब मुझे पढ़ाते हुए 26 साल हो गए। और इन 26 सालों में मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सिविल सेवा में अब मिडिल और सीनियर लेवल पर पहुँच चुके हैं, जुडिशल सर्विसेज में हैं। भारत के लगभग हर राज्य में मेरे अपने पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं हैं, और यही मेरी पूंजी है, यही मेरी संपदा है जो मैंने अर्जित किया है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने पूंजी ये इकट्ठा की है, आपने जो अपना नाम कमाया है, तो सर जानना चाह रहे हैं कि एक आप गुरु हैं, गुरु का ओहदा बहुत बड़ा होता है, माता पिता के साथ ही गुरु का ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज के समय में क्या बच्चों के लिए गुरु का वो ओहदा कायम है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, उसमें हमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं, गुरु और शिक्षक के भी भूमिका को देखना होगा। ये दोष देखिए, एक हर समाज की एक सामूहिक चेतना होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी।
उस सामूहिक चेतना से ही समाज संचालित होता है। तो अगर समाज में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसका प्रभाव और प्रदर्शन आप देश के समाज के हर अंग में देखते हैं। तो आप अगर राजनीति में या सिविल सेवा में, पुलिस में, प्रशासन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे एक गिरावट आई है, एक पतन हुआ है, और उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं और कोई एक व्यक्ति या एक संस्था उसके लिए दोष सिद्ध नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी हमारे अपने कर्तव्य और हमारे अपने दायित्वों के प्रति बनती है। अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं, समाज में वो परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो वो परिवर्तन पहले स्वयं आपको अपने भीतर करना होगा। और इसलिए जैसे हमने अपने संस्थान में ये नियम बना रखा है, कम से कम 1998 से 1998 से जब से मैं इस संस्था का निदेशक और स्वामित्व और पढ़ाने लिखाने का काम मैं कर रहा हूँ, हमने अपने यहाँ पर कभी भी फीस को लेकर के कोई बाध्यता नहीं रखी। दूसरी बात, हमारे यहाँ हर वर्ष बहुत सारे छात्र निःशुल्क पढ़ते हैं और उनका नाम हम लोग कभी भी ज्ञात अज्ञात ढंग से घोषित नहीं करते, ताकि क्लास में बैठने पर उनको कोई झिझक या कमतरी का एहसास न हो। बहुत अच्छी बात है सर ये तो। और आज तक मेरी जानकारी में एक भी विद्यार्थी वैद आईसीएस लखनऊ में नहीं है जो ये कह सकता हो कि उसकी पढ़ाई सिविल सेवा के लिए, न्यायिक सेवा के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई कि उसके पास पैसे नहीं थे या कम थे। ज़रूरत हमें भी है, आवश्यकताएं हमारी भी हैं, लेकिन कुछ कम कुछ ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और ज़रूरतें तो कमज़ोर और गरीब इंसान की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो अपनी ज़रूरतें कम रखिए और अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कीजिए। विद्यार्थियों को आप वही बात कहिए, बोलिए और करिए जो आप स्वयं अपने आचरण और व्यवहार में अमल कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना सर कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में आप देखते हैं जब कोई बच्चा काफ़ी रुचि लेता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो पाता कि वो आगे की पढ़ाई कर पाए, तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं, आप भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वैद इंस्टीट्यूट में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड सर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तरह से आप पुण्य भी कर रहे हैं सर। नहीं, ये कोई पुण्य नहीं है, ये मेरा सामूहिक योगदान समाज के प्रति छोटा सा है जो मैं अपने स्तर पर कर पा रहा हूँ। ये कोई पुण्य नहीं, इसमें मुझे ही संतुष्टि मिलती है। ये मैं मन को एक शांति मिलती है, स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के संतोष के लिए करता हूँ, और इसलिए इसका मैं कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं करता। ये आप सर एक अलग तरह से मुझे लगे, आपकी जो सोच है काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आज जो एजुकेशन है बिजनेस बन चुका है, आप बिजनेस से हट कर हैं। निश्चित रूप से शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। और दरअसल आप सच पूछिए तो मैं आपको हृदय से कहता हूँ, और मैं अपने क्लास में भी कहता हूँ, मैं कोचिंग संस्थानों के पक्ष में बिल्कुल नहीं। अगर इस देश में हाई स्कूल इंटर से लेकर के इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विस, जुडिशरी, हर फील्ड के लिए कोचिंग संस्थान उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये हमारी गिरती हुई शैक्षणिक व्यवस्था का परिचायक है, हमारी शिक्षा की स्थिति का ये पतन का परिचायक है, ये हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में गिरावट। और इसका मतलब ये है कि जो गुणवत्ता हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मिलनी चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिलनी चाहिए, अगर वहीं पर बच्चे को सारी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले तो उसको सिविल सर्विसेज के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए कोचिंग में जाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन सवाल ये है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तो चलिए फिर बहुत कठिन है, लंबा है प्रक्रिया, उसमें प्री मेन इंटरव्यू है, बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, एसे, यानी बहुत सारे एरियाज़ हैं और पेपर हैं जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन मैं तो देखता हूँ क्लास 3rd 4th से बच्चे जो है इंग्लिश एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथ्स की कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस शुरू कर देते हैं। हाई स्कूल इंटर के बोर्ड के लिए स्कूल में पढ़ाई की जगह पर वो क्लासेस और कोचिंग और हर सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग। हाँ, तो इसका मतलब स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जा रहा है? फिर हमारा जो करोड़ों रुपए का बजट है शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पर, ये सरकार किस पर पैसा खर्चा कर रही है? सरकारी अधिकारी, मंत्री, नेता, अफसर, बड़े कारोबारी, व्यापारी, उनके बच्चे बहुत बड़े अंग्रेज़ी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में जाकर पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में
कमज़ोर आर्थिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो जब तक सबके लिए एक समान शिक्षा नहीं होगी, एक समान सिलेबस नहीं होगा, एक ही स्कूल जिसमें सारे बच्चे पढ़ें, जहाँ हाई कोर्ट जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैमिली का बच्चा हो, नेता कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम पीएम डीएम का बच्चा हो, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी कारोबारी का बच्चा हो, वहीं हमारे मजदूर और किसान का भी बच्चा हो, वहीं हमारे रिक्शे वाले का भी बच्चा हो, वहीं हमारे मेहनतकश मजदूरों का बच्चा भी बैठकर पढ़े, उनको भी वही सुविधा, वही सहूलियत, वही टीचर, वही सिलेबस, वही समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। और अप टू 8th क्लास एजुकेशन शुड बी ऑन ज़ीरो फीस, निःशुल्क होना चाहिए, एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। जब वही बच्चे कक्षा 8 तक, जब बड़े अधिकारी के बच्चे, नेता नौकरशाहों के बच्चे, व्यापारी कारोबारियों के बच्चे और मेहनतकश मजदूर, किसान, खेती किसानी करने वालों के बच्चे एक साथ एक स्कूल में, एक कमरे में, एक छत के नीचे बैठकर पढ़ेंगे, इंटरवल में साथ साथ खाना खाएंगे, साथ साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो जो हमारे यहाँ सोशल डिवीज़न है, जो कास्टिज़म की प्रॉब्लम है, जो एक दूसरे से अलगाववाद की भावना है, ये अपने आप ख़त्म होने लगेगी और भाईचारा बढ़ेगा, देश की सामाजिक आर्थिक एकता बढ़ेगी और देश में अधिक अच्छे हम मानव संसाधन पैदा कर पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थानों का होना ये कोई अच्छा संकेत शिक्षा के लिए नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। ये उन विद्यालयों को, सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, शिक्षक समय पर अपनी क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे शिकायत नहीं करेंगे, वो क्लास दर क्लास पास होते चले जाएंगे, लेकिन वो कोई ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे। तो दरअसल ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर सिविल सेवा या न्यायिक सेवा की तैयारी करने के लिए कोई भी विद्यार्थी इस समाचार कार्यक्रम को देख रहा है और उसके पास अगर आर्थिक संसाधन कम हैं या अपर्याप्त हैं, तो कम से कम इसलिए उसको तैयारी से कभी नहीं हटना चाहिए कि उसके पास पैसे कम हैं। उसकी हम जो भी सहायता संभव सहयोग कर पाएंगे वो करेंगे, वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जैसा कि आप न्यायिक सेवा में भी रहे हैं और आपने बताया मैं न्यायिक सेवा में नहीं रहा हूँ, मेरे पिताजी न्यायिक सेवा में थे। मैं हाई कोर्ट में सर्विस करता था, लेकिन मैं क्लेरिकल ग्रेड में था, लिपिकीय पद पर था, मैं न्यायिक या अधिकारी के पद पर नहीं था। लेकिन सर, आप फौज में रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो सर अग्निवीर योजना जो आप जान रहे हैं, सरकार ने उसे 4 साल के लिए किया था, फिर अभी हाल ही में कुछ संशोधन हुआ, उसमें ये हुआ कि जो फिजिकल टेस्ट होता था वो नहीं होगा, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। जो मुद्दा उठ रहा है, थोड़ा राजनीति की ओर चलते हैं सर, तो उस पर सियासत भी हुई कि अग्निवीर योजना को हटाना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए। आप किस रूप में इसको देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अग्निवीर योजना अपने आप में सही और अच्छी योजना है, जिसमें कुछ अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता है और जिस तरफ सरकार कदम उठा भी रही है। ये बात सच है कि इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन राजनीति अधिक हुई। देखिए, सेना हमारे देश की सुरक्षा करने वाली वह इकाई है जिसका प्रोफाइल यंग होना चाहिए। बुज़ुर्ग या ज़्यादा उम्र के लोग जिन परिस्थितियों में सेना काम करती है, ऊंची बर्फ़ से ढकी चोटियों और पहाड़ियों पर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तपते हुए रेगिस्तानों में, बड़े बड़े जंगलों और मुश्किल भरे हालातों में जिस तरीके से सेना काम करती है, वहाँ पर बहुत युवा और फिज़िकली जो बहुत एजाइल और जिनके पास फिज़िकल एंड्योरेंस होता है, वही लोग सेना में रह सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और उन परिस्थितियों में जो बहुत ही एडवर्स और होस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, टेरेन होता है, ज्योग्राफिकल टेरेन होता है, तो हमें बहुत ऊर्जावान, युवा और फिज़िकल एंड्योरेंस रखने वाले लोग चाहिए। तो आप अपनी सेना का जो प्रोफाइल है वो युवा बनाए रखें, उसके लिए हमें यूथ की ज़रूरत है। दूसरी बात कि जो अग्निवीर योजना में सुधार करना चाहिए, कि सरकार ने कहा था कि हम जो रिटेन है करने का, उसमें कम से कम 50% को रिटेन किया जाए और बाकी 50% जो सेना से बाहर जा रहे हैं उनको अर्धसैनिक बलों में, पीएसी में, पुलिस में और अन्य सुरक्षा बलों में समायोजित किया जाए, क्योंकि उनको एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा। तीसरी बात यह है कि उनको एक सामान्य सैनिक की भांति
वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो कि हमारे रेगुलर आर्म फोर्सेस के अन्य सैनिकों को दिए जाए रिटायरमेंट के बाद। हाँ, और चूंकि रिटायरमेंट इनका जल्दी होता है, आमतौर पर जो हम लोग के यहाँ सिविल सेवा में या न्यायिक सेवा में जो कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं वो 60 वर्ष तक की आयु तक करते हैं, लेकिन इनका जाहिर सी बात है 60 साल का फौजी जवान नहीं हो सकता है, तो उनको रिटायरमेंट के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो देने चाहिए। और इसका अगर राजकोष पर कुछ भार पड़ता भी है तो पड़ने देना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश के राष्ट्रीय हित से बढ़कर कुछ नहीं है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज एंड हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। तो देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश धर्म, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उसके लिए अगर हम लोगों को कुछ अपना कर के रूप में योगदान करना है, सरकार को कुछ अपने राजकोष पर अतिरिक्त व्यय और बोझ देना पड़ जाता है, तो वो हम सब लोग को सहन करना चाहिए और सरकार को भी ये योजना आगे बढ़ानी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आज के वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? सर, मैं आज की युवा पीढ़ी से 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहला तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हों, वो स्पोर्ट्स हो, वो म्यूज़िक हो, वो टेलीविज़न हो, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, वो सर्विस इंडस्ट्री हो, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो सिविल सर्विसेज का क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, कभी भी शॉर्टकट मत खोजिए। हमेशा हमेशा उत्कृष्टता और सफलता का रास्ता संघर्ष और परिश्रम से होकर के ही गुजरता है। शॉर्टकट से प्राप्त सफलता भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। तो संक्षिप्त और लघु रास्ते से आप कुछ आगे पाना चाहेंगे तो वो स्थायी और दीर्घजीवी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना काम करना चाहते हैं, जो भी योजना और लक्ष्य आपका है, एक बार उसको तय कर लीजिए, फिर उसके लिए प्राण और प्रण से जुट जाइए। थ्रो योर head, heart and hand into it, whatever you do in your life or you don't do it. आधे अधूरे मन से कोई काम मत कीजिए। और तीसरा, सोशल मीडिया से एक सीमित संबंध बनाइए, उस पर बहुत अधिक समय मत नष्ट कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या जितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उन पर आप तय कर लीजिए कि आप एक दिन में 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और एक दिन हफ्ते में डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, डिजिटल फास्टिंग कीजिए। हफ्ते में एक दिन एकदम अपना मोबाइल फ़ोन केवल कॉल्स रिसीव करने और बात करने के लिए कीजिए। बाकी सोशल मीडिया पर आप कम रहिए। पढ़ने लिखने की आदत डालिए, बुक रीडिंग की हैबिट ख़त्म हो रही है, उसको बढ़ाइए और देश के अच्छे और अनुशासित और देश के प्रति समर्पित बनिए। बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की जो जनरेशन है, आपसे सीख लेनी चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपने हर एक सवाल में, हर एक जवाब में आपने एक ही चीज़ ज़्यादा अपनाई कि शॉर्टकट। जो वास्तव में शॉर्टकट होता है वो किसी सफलता का रास्ता नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वैद कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक और ख़ास बात है, यहाँ पर ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो शिक्षा के जो केंद्र हैं, वहाँ पर आप बिजनेस देखते हैं, लेकिन यहाँ इस कोचिंग सेंटर में बिजनेस नहीं है। एक एजुकेशन को प्रोवाइड करना है और देश के युवा को आगे बढ़ाना है, ये लक्ष्य है वेद इंस्टीट्यूट का। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मनुदा, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।